सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सीटेट एग्जाम 2019 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सोल्यूशन को लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये जुलाई में हुआ था आप लोगों का सीटेट, इसके बाद फिर दिसंबर में भी हुआ था। दिसंबर का कंप्लीट हमने सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा 2020 का भी पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं। तो पहला है, मूल्यांकन को यानी कि असेसमेंट जो बच्चों का होता है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि बच्चों को केवल नंबर देने के लिए बच्चों का मूल्यांकन होता है। फिर है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बच्चों को केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बस खाली वस्तुनिष्ठ या लिखित प्रकार के प्रश्नों पर ही केवल मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। इसके बाद है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। फिर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक गतिविधि भी नहीं सही होगा दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही रहेगा। और आप लोगों को पता है कि एनसीएफ 2009 में इसके बारे में बताया भी गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, कि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत रूप से होना चाहिए, यानी कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है डैश जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। फिर है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। फिर है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। फिर है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ये तो गलत ही हो गया। यहाँ पर देखिए, संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, जो अधिगम है उसमें है बच्चे सक्रिय भी रहते हैं, सक्रिय होकर के क्या करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो सीखते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपके वाइगोत्स्की आ जाएंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आते हैं। और जीन पियाजे भी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, यहाँ पर 2 में दिया है, ये अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहारवादियों का यहाँ पर ये कथन है, आपको पता ही है, अधिगम की परिभाषा ही है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, when teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, जब शिक्षक को अपने बच्चों पर भरोसा होता है और उनकी एबिलिटीज पर भी विश्वास होता है, उनकी योग्यता पर विश्वास होता है, सकारात्मक विश्वास होता है कि हाँ मेरे बच्चे अच्छे हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थी का जो उत्साह है वो डीमोटिवेट हो जाता है, यानी कि उसका उत्साह भंग था बिल्कुल नहीं है। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी रूप में बच्चे प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर टीचर को बच्चों पर गर्व होगा, बच्चों की एबिलिटी पर, तो बच्चे भी क्या होंगे, खुश होंगे, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे। इसके अलावा निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। जब शिक्षक को अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटी पर भरोसा हो जाता है, सकारात्मक विश्वास होता है कि बच्चे मेरे पढ़ने में ठीक है और वो मेहनत भी करते हैं, तो इस तरीके से बच्चे और इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, यानी कि आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। वो पढ़ने के लिए क्या होते हैं, और उत्सुक होते हैं, उनके अंदर और मोटिवेशन आती है पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बच्चों की गलतियां लर्निंग प्रोसेस का क्या है, एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। फिर है, जो बच्चों की गलतियां है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलतियां करके ही हम सीखते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, जीवन में गलतियां करता है इंसान, गलतियों से सीखता भी है। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, लापरवाह तो बच्चा कभी होगा ही नहीं। फिर है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये लर्निंग प्रोसेस का क्या है, एक हिस्सा है और इससे उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। कौन, गलतियां। जो गलतियां क्या है, आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, यानी उनकी थिंकिंग जो है, उनकी सोच है वो क्या होगी और इससे
ब्राड होगी, बड़ी होगी, क्योंकि जब वो गलती करेंगे, गलतियों से सीखेंगे तो वह फिर उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि बार-बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देंगी, ये भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर केवल स्कूल की बात हो तब, स्कूल में तो तुरंत टीचर सुधार देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह बच्चे के साथ टीचर मौजूद ही हों। तो इसीलिए ये लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं और इससे क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, गलतियों से भी सीखते हैं हम, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जहां पर बच्चों के खुद के एफर्ट होते हैं, खुद की उनकी पहल होती है, तो ऐसी विधियों को क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतरवैयक्तिक विधि या निगमनात्मक विधि या डिडक्टिव मेथड। दोस्तों यहाँ पर जहां पर बच्चे खुद की पहल से, खुद की प्रयास से कोई काम कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा लर्नर सेंटर्ड मेथड का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये क्या है? लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, क्योंकि इसमें आप देखिए बच्चे ही केंद्र हैं, बच्चे विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उनका खुद का प्रयास और उनकी खुद की पहल इसमें शामिल है, वो खुद से कुछ एफर्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं। ठीक है। परंपरागत विधि का मतलब आप सभी को पता है, क्लास में टीचर चौक डस्टर, यानी कि जो परंपरागत तरीके से पढ़ाई होती है, वो यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, यहाँ पर हम किसी बच्चे का इंटेलिजेंस का टेस्ट तो कर नहीं रहे हैं। और डिडक्टिव मेथड कैसे होगा? निगमनात्मक विधि में आपको पता है कि हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी कि कोई फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला हमको पता चल गया, इसी फॉर्मूले पर हम क्या कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ। यानी कि जो बच्चे कुछ दिन खेलना बंद कर देते हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, आप खेल में देखोगे, क्रिकेट की बात अगर हम करें, हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो आप देखोगे कभी कभी कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब ये थोड़ा वो महसूस करेगा कि मैं पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं हूँ। वो अपने आप को अगर हतोत्साहित कर लेगा तो फिर से वो फील्ड में जाएगा ही नहीं, प्रैक्टिस करेगा ही नहीं। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर वो अच्छा खिलाड़ी कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर ये सिद्धांत क्या दर्शाता है, यानी कि कोई विद्यार्थी है, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है क्लास में और वह महसूस करता है कि वो अब अच्छे बच्चों में या अच्छा बच्चा नहीं रह गया, पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं रह गया है और वह अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस करता है, इस तरीके से फील करता है कि वो डिमोटिवेट हो गया, तब उसमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यानी कि बिना किए ही हार मान लेने की संभावना होती है, यानी कि वो प्रैक्टिस छोड़ देना चाहता है। तो ये देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेट। यह किस सिद्धांत को दर्शा रही है? ध्यान दीजिएगा। फिर है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड। फिर है, संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं है। फिर है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे होगा, आप ध्यान दीजिएगा। कॉग्निजन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेट। कैसे? यहाँ पर हमें पता चल रहा है, जब कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो वो पर्याप्त रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो शायद यानी कि उसके इमोशन यहाँ पर आ गए और जहां पर इमोशन आ जाते हैं वहां पर इंसान का संज्ञान भी उसी का साथ देता है, यानी कि इमोशन का ही साथ देता है, उसका जो ज्ञान है वो भी। तो यानी कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, यह उसका संज्ञान हो गया और फिर वह क्या करता है, वो बिना प्रयास के आसानी से छोड़ देने की संभावना, यानी कि अब वो डिसीजन भी ले लिया और संज्ञान से, डिसीजन कहाँ से लेगा? वो अपने संज्ञान से, अपने ज्ञान से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ये सही हो जाएगा, जबकि आनुवांशिकता और पर्यावरण का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती हैं? यानी कि क्लासरूम में बच्चे खुद समस्या का समाधान करें, इससे टीचर किस तरीके से बच्चों को वो मोटिवेट करें कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बने। तो कैसे? पाठ्य पुस्तक यानी कि जो बुक है उसमें दी गई इंफॉर्मेशन के
कंठस्थीकरण करने पर बल देकर बच्चों को रट्टा तो बनाना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे ने नोटबुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से लिख दिए तो वह समस्या का समाधान कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बच्चा केवल दिखा रहा है कि खाली किताबी ज्ञान उसको आ रहा है। फिर है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। यहाँ भी किताब की ही बात हो रही, केवल और केवल किताब की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर ये भी नहीं सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, यानी कि किसी भी समस्या के जितने भी सहज से सहज आंसर हो सकते हैं, यानी कि बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग करवानी है और उनके बहुत से विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। एक ही समस्या है, कोई समस्या है, इस समस्या के ढेर सारे हल हो सकते हैं और बच्चों से कहेंगी इन सारे हल पर जितने भी हल हो सकते हैं उन सभी विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो बहुत सारे सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है इसके बहुत सारे सोल्यूशन पर वो विचार करने को कहेंगी और ये सबसे अच्छा तरीका है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? जो जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो प्रमुख यहाँ पर देखिए मेजर प्रोपोजिशन क्या है जीन पियाजे के सिद्धांत का? तो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि जो बच्चों की सोच होती है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, यानी कि जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों से भिन्न होती है। फिर है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि बच्चे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वालिटेटिव दे दिया है, क्वालिटेटिवली बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से थिंकिंग से भिन्न होती है। फिर है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। फिर है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेहतर ही होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है वो यही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वांटिटी है, चाहे बच्चे हो चाहे वयस्क हो, वो सोचते एक ही मात्रा में है, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है, यानी कि अब किसी समस्या का वो हल ढूंढ रहे हैं, तो उनकी जो सोच होती है वयस्कों की सोच, यानी कि एडल्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, बच्चे से अधिक है जीवन में, तो उनकी सोच में और बच्चे की गुणात्मक सोच में डिफरेंस जरूर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्वालिटी वाला यहाँ पर सही होगा, क्वांटिटी वाला सही नहीं होगा। ठीक है, तो जो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है ये बिल्कुल सही है। बच्चे उसका कुछ और अनुमान लगाएंगे और वयस्क उसका कुछ और अनुमान लगाएंगे, लेकिन गुणात्मक सोच ही होती है, याद रखिएगा। गुणात्मक सोच क्या होती है? भिन्न होती। क्वांटिटेटिव कभी नहीं सही होगा, हमेशा क्वालिटी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जेंडर इज एन, एक सामाजिक संरचना है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। फिर है एक आर्थिक अवधारणा है, तो आर्थिक से तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। फिर है एक जैविक निर्धारक है, एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। फिर है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। और यहाँ पर देखिए लिंग अगर पूछता है, यानी कि सेक्स अगर पूछता है कि लिंग क्या है, तो लिंग क्या होता है? ये बायोलॉजिकल निर्धारक है या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है जेंडर, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकास। इसके बाद देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक व स्व। फिर है तीसरे ऑप्शन में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फिर है संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक एवं स्व। दोस्तों क्लासेस में यहाँ पर जो विकास के आयाम है वो मुख्य रूप से इसी प्रकार से बताए गए हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति का शारीरिक विकास सबसे महत्व रखेगा, फिर उसके बाद उसका संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है? जब वो स्कूल जाना शुरू करता है। फिर उसके बाद सामाजिक विकास और फिर उसका संवेगात्मक यानी कि इमोशनल। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड फिर इमोशनल। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा बिल्कुल सही है? यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर सबसे करेक्ट कौन सा है? तो बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे कि स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। फिर अब बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती हैं। फिर है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है।
फिर है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए मोस्टली परिभाषा ही दिया है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है और इसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा जरूरी नहीं। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाई इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि जरूरी नहीं है, बुद्धि बहुआयामी होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो है पूरी तरीके से अच्छे से ही मापी जाए। यानी कि कभी कभी हम किसी का आईक्यू टेस्ट करते हैं वो और अच्छा होता है लेकिन उसका आईक्यू कम आता है। तो हो सकता है कि जिन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपने उसका आईक्यू टेस्ट किया उसमें से उसको कुछ क्वेश्चंस ना आ रहे हो। और कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट लिया हमने, उसने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हम बाहर से पूछते हैं तो वो बता ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से कभी भी हम एक एक्यूरेट जो है वो हम उसका मापन नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस का कोई स्केल इतनी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। बुद्धि क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है इंटेलिजेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, लगभग हर साल आप देखोगे ये पूछा ही गया है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? तो सबसे प्राइमरी जो है वो क्या है? हमारा परिवार होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जाएगा। सेकेंडरी में स्कूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है या एक व्यक्तिगत गतिविधि है? तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? बच्चा समाज में रह करके समाज की संस्कृति से क्या करता है? सीखता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक थियरी इन्होंने दी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 जो है एक सामाजिक गतिविधि है। इन्होंने लर्निंग को क्या माना है? लर्निंग को एक सोशल एक्टिविटी माना है कि बच्चा समाज में रह करके ही, लोगों के बीच में रह करके ही सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के एक बच्चे की को विशेषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? दोस्तों जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बाद आता है, या जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, और फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। तो इसमें देखिए बच्चा क्या विशेषित करता है? डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, फिर है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, फिर है सर्कुलर रिएक्शंस, वर्तुल प्रक्रिया, फिर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या करता है बच्चा इसमें से? दोस्तों यहाँ पर देखिए, चाहे ये डिफर्ड इमिटेशन हो, ये आता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी कि उसकी जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें भी सर्कुलर रिएक्शंस में भी ये 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की ही अवस्था में होता है। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है, ये भी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक आता है, यानी कि ये सब इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है उसी में होता है। जो यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर विचारों की अनुत्क्रमणीयता, इसका मतलब क्या हुआ? विचारों की इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि बच्चा एक बार आपने उसको बता दिया कि 4 + 2 = 6, अब वो 2 + 4 = 6 नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको पूछोगे कि क्या होगा तो वो नहीं बताएगा, आपने इसको उल्टा कर दिया। ऐसे ही अगर आप बच्चे को घर से लेकर के गए, स्कूल छोड़ दिया, फिर वो स्कूल से वापस घर नहीं आ पाएगा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो इस तरीके से उसको रास्ता नहीं याद होगा। तो यहाँ पर वो विचारों की अनुत्क्रमणीयता उसके अंदर नहीं होती है, वो इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं कर पाता चीजों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? यानी कि बच्चों और उनके अधिगम से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, यानी कि चिल्ड्रन का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो बच्चों की जो पढ़ाई होती है यानी कि जो उनकी अधिगम सक्षमता होती है उसको निर्धारित और सीमित करता है। दोस्तों सीखने का कोई भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं। तो कोई बच्चा अगर सीखने में अच्छा है तो उसके लिए बस वो इन्वायरमेंट उसको मिल जाए स्कूल का तो वो सीख लेगा, उसको टीचर अच्छे मिल गए तो वो सीख लेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। फिर है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। तो पुरस्कार और दंड इससे बच्चा इनकरेज नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। फिर है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। फिर है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कि किसी बच्चे के माता-पिता पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो उनके बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी उनका भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये आनुवंशिकता पर तो बिल्कुल नहीं निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यही है, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो राइट आंसर दोस्तों यही हुआ कि सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। यही बच्चों के लिए सबसे अच्छा कथन है, उनके सीखने को लेकर के, उनके लर्निंग प्रोसेस को लेकर के। हर बच्चा अंदर से प्रेरित रहता है स्वाभाविक रूप से और वह सीखने में भी सक्षम है, बस हमें सिखाने की जरूरत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, आपको पता है, जॉन ड्यूवी हैं। और तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो आज की शिक्षा है, इसमें बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में ही देखा जाता है, एक्टिव एक्सप्लोरर ही देखा जाता है। बच्चे एक्टिव होकर के ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर देखिए खाली स्लेटों के रूप में दिया है, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। तो ये सब ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव होकर के सीखते हैं और खोजी बन के सीखते हैं, केवल रट करके नहीं सीखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड इज। पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था या मध्य बाल्यावस्था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था के बाद ही तो आती है वयस्कावस्था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है किशोरावस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही किशोरावस्था खत्म होती है 18 वर्ष के बाद या कहेंगे 19 वर्ष के बाद भी, तो उसके बाद एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाई केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो बच्चे हैं उनको हम सावधानी पूर्वक, यानी कि कंडीशन में बांध करके रखें, उनको केयरफुली किस तरीके से व्यवहार करना है ये सिखाने के लिए उनको हम बाध्य करें कि तुम्हें हाँ इसी तरीके से ऐसे ही काम करना है, सावधानी पूर्वक अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। फिर देखिए है, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना तथा सीखना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने पुरस्कार और दंड की तो बात ही नहीं की है। फिर है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। अब ऑप्शन 4 भी हम देख लेते हैं। प्रेषणात्मक अधिगम, यानी कि लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी इन्होंने बात नहीं की है, तो बच्चे अनुसरण करके सीखते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही है, क्योंकि जो जीन पियाजे थे वो क्या थे, वो कहते थे कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ये संरचनावादी है, आपको पता है। तो देखिए एक्टिव कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो ज्ञान को सक्रिय रूप से परिसंचित करते हैं, यानी कि वो ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं और वे जैसे जैसे वे बड़े होते हैं दुनिया में उन्हें व्यवहार और कैसे व्यवहार कौशल करना है, कैसे व्यवहार सीखना है और कहाँ इसका प्रयोग करना है, वे खुद इसका अन्वेषण करते हैं और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash। दोस्तों यहाँ पर देखिए चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो क्रम होता है वो किधर से किधर होता है यहाँ पर पूछा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही देखिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब अपरिष्कृत, यानी कि स्थूल चालक विकास से लेकर के परिष्कृत सूक्ष्म। स्थूल क्या होता है, बड़ा होता है, और सूक्ष्म क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो स्थूल और सूक्ष्म में तो आपको पता ही, स्थूल वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, सूक्ष्म बहुत ही महीन होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विकास की दर बताई गई है, चालक के किसी व्यक्ति के विकास की दर, यानी कि जो उसका अगर हम देखेंगे तो उसकी जो मसल्स होती हैं उनका विकास पहले होता है। अगर हाथ पैर की बात करें तो बच्चा पहले चलना सीखता है, तो उसकी जो बड़ी मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट पहले होता है। जैसे कि बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, और लेकिन अब बच्चे ने कैच करना सीख लिया, या बच्चे ने अब धीरे धीरे बच्चे ने कुछ कढ़ाई बुनाई इस तरीके की चीजें फाइन वर्क भी करना सीख लिया। तो धीरे धीरे वो जब उसकी बड़ी मसल डेवलप हो गई तो छोटी मसल भी अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से ये जो क्रम है यहाँ पर अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास की तरफ होता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से
फाइन मोटर डेवलपमेंट तक होता है। पहले उसकी बड़ी मसल्स का विकास होता है, फिर धीरे छोटी छोटी जितने भी उसके अंदर जो कला होती है, जैसे कि किसी के अंदर लिखने की बहुत अच्छी कला, तो ये फाइन में आएगा, सूक्ष्म में आएगा। ठीक है, कढ़ाई बुनाई सिलाई जो भी चीजें आएंगी ये परिष्कृत सूक्ष्म में आएंगी। लेकिन जो सबसे पहले जो बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हाथ हो पैर हो, ये सब स्थूल में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां यानी कि व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि खिलौने हैं, जैसे कि अगर कोई गुड़िया है तो वो लड़की खेलेगी, और अगर गाड़ी मोटर है कोई चीज इस तरीके का तो वो लड़का खेलेगा। इसी प्रकार से पहनावे की वस्तुएं हो गई, नहीं पैंट शर्ट तो केवल लड़का ही पहनेगा और फ्रॉक केवल लड़की ही पहनेगी। घरेलू सामग्रियां हो गई या व्यवसाय हो गए, रंगों का विशिष्ट लिंग, जैसे कि पिंक कलर केवल लड़कियां ही पहनेंगी, लड़के लड़के तो पिंक कलर पहनेंगे ही नहीं। तो ये सब क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर ये सब क्या दिखाता है हमें? तो राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमने कर दी यहाँ पर कि ये काम लड़का ही करेगा, ये काम लड़की ही करेगी, ये लड़का पहनेगा, ये लड़की पहनेगी, ये खिलौने लड़की खेलेगी, ये खिलौने लड़का खेलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर दी कि पर्टिकुलर कोई काम लड़का करेगा, कोई काम लड़की करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। एक प्रारंभिक कक्षा कच्ची की बात हो रही है, क्लास 1 2 3 की बात हो रही है। बच्ची अपने साथ कोई अनुभव ला रही है स्कूल से, कोई जैसे कि in an elementary classroom it is important to dash the experience that a child brings with her। वो क्या ला रहा है स्कूल से सीख करके, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा क्या सीख रहा है, प्रारंभिक अवस्था में ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी कि बिल्ड ऑन करना चाहिए। फिर है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए, डिनाई कर देना चाहिए या निग्लेक्ट कर देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बच्चा कुछ सीख करके आया है तो बच्चे के ज्ञान में और हमें वृद्धि करनी है और उसको बताना है, जहां वो गलती कर रहा है वो बताने में, अनुभव में उसके अनुभव को और करेक्ट करना है, उसके नॉलेज को हमें और बढ़ाना है और बिल्ड करना है। जैसे कि अगर बच्चा न्यू, एक तरीके से यहाँ पर हम ये सोचे कि बच्चा न्यू लेकर के आया तो उस पर हमें घर बनाना है, इस तरीके का दिमाग में थॉट बनाना है। तो बच्चा जो लेकर के आया है, जो अनुभव लेकर के आया है, उस अनुभव को हमें क्या करना है और अच्छा बनाना है और बिल्ड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि उन्हें शामिल करके उनका संचय करना है, उन्हें बिल्ड ऑन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है इसके अंतर्गत, यानी कि द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन इसके अंतर्गत कह रहा है कि अगर जो दवा उसे चोरी, यानी कि हिंज को जो दवाई अपनी पत्नी को देनी चाहिए थी उसने क्या किया, उसका चोरी कर लिया है और यदि वह पकड़ा गया तो वो जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि उसको दंड मिलेगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट की बात हो रही है, तो दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि अगर उसने वह दवाई उसको नहीं दिया, आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की ने क्या कहा? इतनी बार ये क्वेश्चन आप देखोगे, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चे जो खुद से बात करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा सुबह उठा, ठीक है, सुबह उठा उसने सोचा कि आज मुझे दिन में ये काम करने हैं, मुझे ये काम करना है, इस बाजार जाना है, अपने लिए कुछ खरीदना है, या जो भी चीजें उसने दिमाग में सोच ली वो खुद से ही बात कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बच्चों को समान रूप से नियमित विद्यालय व्यवस्था में सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए पूरा आप लोगों ने एक चैप्टर ही पढ़ा है, अलग से पूरी एक बुक ही पढ़ी है अपने टीचिंग टाइम में। तो जहां पर सारे बच्चे एक ही कक्षा में बैठ करके समान रूप से पढ़ाई करते हैं उस कक्षा को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, और उसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि अ टीचर शुड, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। यानी कि आपको पता है कि आप क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे समान बैकग्राउंड से तो आएंगे नहीं, और सभी की संस्कृति भी भिन्न होगी,
अलग अलग प्रकार के जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के बच्चे होंगे तो सभी की संस्कृतियां भी अलग होंगी, तो आप उनकी अनदेखी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर है यह संप्रेषित करेगी यानी कि कम्युनिकेट दैट द सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, यानी कि वह कक्ष में जितने बच्चे हैं सभी के कल्चर का क्या करती हैं, कल्चर का सम्मान करती हैं और उसे इम्पोर्टेंस भी देती हैं। यानी कि वह क्या करती हैं, वह सारे बच्चों की संस्कृतियों का सम्मान भी करती है और उसे इम्पोर्टेंस भी देती हैं, वैल्यू भी देती हैं। फिर है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना तो बिल्कुल करना ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे क्या अपने आप में यूनिक होते हैं। कभी भी ये तुलना वाला आपको शब्द दिखेगा तो आपको उसको गलत ही करना है। फिर है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देंगी। कुछ संस्कृति के बच्चों को वो अच्छा कहेंगी, कुछ को बढ़ावा नहीं देंगी, तो ये तो एक तरीके से भेदभाव करना हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही है कि सभी के कल्चर्स को वो समान रूप से महत्व भी देंगी और सभी के कल्चर का सम्मान भी करेंगी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पर देखिए 2009 जो है ये पूरी तरीके से दोस्तों है समावेशी शिक्षा को लेकर के ही है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 आप देखोगे ये पृथककरण दिया है, मुख्य धारा शिक्षण दिया, मेन स्ट्रीमिंग दिया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन दिया, एकीकृत शिक्षा दिया, ये सब गलत है। राइट आंसर क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में ही इसकी बात की गई है कि क्लास में किसी भी प्रकार के बच्चे हो वो सारे बच्चे क्लास में एक ही साथ पढ़ेंगे, चाहे वो किसी प्रकार से डिसेबल हो, चाहे देखने में सुनने में किसी प्रकार से वो अक्षम हो, सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ करके ही कक्षा में सीखेंगे। ठीक है, और एकीकृत शिक्षा तो इस तरीके की बिल्कुल बात नहीं करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो आपको साफ साफ इसका आंसर दिख रहा है कि क्लासरूम में बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जहां पर ना आए वहां पर बच्चे आपसे बिना झिझक पूछ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स? निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण या पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो दोस्तों क्लासरूम में अगर आप हैं तो इंस्ट्रक्शन बच्चों को डायरेक्शन दिशा तो देंगे ही, और क्लासरूम में एक्सप्लोरेशन ये तो करना ही है आपको। बच्चे पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही सीखते हैं, अन्वेषण खोज विधि के द्वारा ही सीखते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 जो पुनरावृत्ति, कोई चैप्टर उन्होंने पढ़ा तो उसकी पुनरावृत्ति तो आप उनको करवाते ही है, उनका प्रैक्टिस तो आप उसको करवाते ही है उनको। लेकिन कंठस्थीकरण बच्चों को रटना नहीं है, बार बार मेमोराइजेशन और रिकॉल वाला काम नहीं करना है आपको। बार बार उन्हें याद करने के लिए नहीं कहना, रटने के लिए नहीं करना। कंठस्थ करने का मतलब क्या हो? बार बार चैप्टर को रटना है, जबकि बच्चे अभ्यास से ही सीख जाते हैं, कोई चीज उनको रटने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हमें हर एक विषय को रटाना नहीं है, बच्चों को रटाने की तो जरूरत ही नहीं होती है, बस केवल उन्हें पुनरावृत्ति और अभ्यास कराने की जरूरत होती है, खासकर मैथ, जैसे कि मैथ्स हुआ, साइंस हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के साथ सही से मिलान करना है? आपको ध्यान दीजिएगा। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो जो होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है उनके अंदर। प्रतिभाशाली बालक इसीलिए इनको कहते हैं। इनकी जो IQ होती है वो 140 होती है, आपको पता है 140 से भी ऊपर होती है टर्मन के अनुसार। फिर देखिए अधिगम आशक्तता यानी कि अधिगम या लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, यानी कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही किसी प्रकार से भी, अगर उसको लर्निंग में समस्या है तो वो ये धारा प्रवाह पढ़ने में भी अक्षमता हो सकती है। फिर है सृजनात्मक बच्चे। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वे किसी भी समस्या के जो समाधान होते हैं उनको जल्दी सोच लेते हैं, वो आसानी से अच्छे से सोच पाते हैं, तो ये हो गया बी। फिर है अवधान कमी, अति सक्रियता व्यतिक्रम यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD जो है ये क्या होता है? आसानी से विचलित होने की एक आदत है, यानी कि क्लास में बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो अपना अटेंशन बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के वो समझ नहीं पा रहा आसानी से, वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कुछ और खुराफात आ जाता है वो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से इसको मिलाएंगे। देखिए फर्स्ट का जो है वो डी है, तो फर्स्ट का डी यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में दिया, हम सेकंड का देखते हैं। सेकंड का ए है, तो सेकंड का आप देखिए ए केवल इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये डी हो गया, ये ए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे का बी है और फिर चौथे का देखिए आप सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो रटना तो है ही नहीं। फिर टीचर नियंत्रित क्यों करेंगे, बच्चों को निर्देश देते हैं, बच्चों का सहयोग करने के लिए क्लास में होते हैं, वो एज ए फ्रेंडली होते हैं, तो यहाँ पर नियंत्रण तो करना ही नहीं है। और यहाँ पर नकल करके तो बच्चे क्या ही सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2। वे यहाँ पर देखिए, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, और जब वो डिफरेंट प्रकार के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, गतिविधियों में भाग लेंगे, निश्चित रूप से वो क्या करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, प्रभावी रूप से सीखेंगे, इफेक्टिव लर्निंग होगी वो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको किन विषयों पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपके लिए लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बस आप लगातार सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और आप हमारे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर आपको सारे विषयों के प्रीवियस ईयर के पीडीएफ हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारे, और चैनल से बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।